नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज़न। देखिए, आज आपको हम बताने जा रहे हैं, बिहार में लोकसभा चुनाव में क्या होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलेगी, एनडीए अलायंस को कितनी और इंडिया अलायंस जिसे इंडी गठबंधन भी कहा जा रहा है, उसे कितनी सीटें मिलेगी। और बड़ा सवाल कि नीतीश कुमार इंडी अलायंस में रहे तो इंडी अलायंस को कितनी सीटें मिलेगी, लालू यादव, कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ। और यदि नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए तो कितनी सीटें एनडीए को मिलेगी। तो ये बड़ी बहस है आज। और हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए बिहार की बात हम कर रहे हैं। देखिए, देश के राइजिंग पोल स्ट्रेटजिस्ट नीलेश श्रीधर जुड़ रहे हैं। जो दूसरी खिड़की में है इस वीडियो के, वे नीलेश श्रीधर जी हैं। देश के राइजिंग पोल स्ट्रेटजिस्ट हैं। इनकी कंपनी है पोल एक्सपर्ट कंसल्टिंग के फाउंडर हैं। 2015-16 में इन्होंने शुरुआत की थी प्रशांत किशोर के साथ और अब तक करीब 200 लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में पोल स्ट्रेटजी का काम कर चुके हैं। बिहार पर विशेष निगाहें रहती है। बिहार को अभी अभी इन्होंने देखा है, समझा है 2024 के चुनाव का ट्रेंड क्या रहने वाला है, मूड क्या रहने वाला है और सीटों की संख्या भी बताएंगे। लेकिन सीटों की संख्या के पहले नीलेश जी, स्वागत के साथ आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि 2024 में बिहार में लोकसभा का जो चुनाव होगा उसका मूड क्या ट्रेंड तय करेगा, क्या मुद्दे होंगे, क्या पैरामीटर होंगे जिसके आधार पर बिहार के लोग लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान करेंगे। धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया इस शो के लिए। जैसे आपने पूछा कि बिहार में क्या मुद्दे रहेंगे और बिहार के लोगों का क्या इलेक्टोरल बिहेवियर है। इससे पहले कि हम इस पे आए, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ करूंगा कि जनरली पूरे देश में, हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि जब भी वोटिंग होती है तो वोटिंग होने के 5 पैरामीटर। सबसे पहला पैरामीटर है रिलीजन, धर्म। दूसरा पैरामीटर है कास्ट, जाति। तीसरा पैरामीटर होता है पीएम फेस या विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो सीएम फेस। चौथा पैरामीटर होता है जो लोकल कैंडिडेट है, जो वहां से पर्चा दायर कर रहे हैं, जो वहां के कैंडिडेट हैं वो। और पांचवा फैक्टर होता है कि मुद्दे क्या है, इश्यूज क्या, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज क्या तो है। नीलेश जी, तो आप कह जो रहे हैं कि देश, नीलेश जी मैं रोकता हूं। जी आप कह जी रहे हैं देश वहां पहुंच गया है, प्रदेश वहां पहुंच गया है जहां धर्म सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है और विकास सबसे अंतिम पायदान पर है कि हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट, लोकल मुद्दे। ये आप कह रहे हैं, ये सच्चाई है? आज की तारीख में चुनावी सच्चाई यहीं पहुंच गई है? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने ये कहा कि साइंटिफिकली ये 5 पैरामीटर है जिसपे कि कोई भी वोटर अपना वोट कास्ट करता है हिंदुस्तान में। मैं ये नहीं जी कहूंगा कि हर जगह रिलीजन पहला है और कास्ट चौथा है, पर जी। हर जगह वैरी करता है। अगर नहीं, मैं कास्ट तो बिहार की आपने दूसरा स्पेसिफिकली कहा, बात कास्ट करूं, आपने दूसरा कहा, धर्म की बात आपने पहले पहला किया। जी, जी, जी। और ये एक्चुअली इस बात से ज़्यादा इंस्पायर्ड है कि अगर मैं बिहार की बात करूँ, क्योंकि अभी हम लोग बिहार में अभी मैं जस्ट बिहार से लौटा हूँ और हम लोग बिहार के जो ओपिनियन पोल के लिए अध्ययन कर रहे हैं, अगर मैं उस हिसाब से कहूँ, तो बिहार में ये 5 पैरामीटर का हायरार्की अगर मैं बताऊँ, तो पहला धर्म है, दूसरा पीएम का फेस है, या फिर आप कह सकते हो पहला पीएम का फेस है, दूसरा धर्म है, क्योंकि अच्छा। ये दोनों इंटरचेंजेबल है। अभी आज के डेट में मोदी साहब का चेहरा कह लीजिए या फिर सॉफ्ट हिंदुत्व कह लीजिए, ये फर्स्ट और सेकंड है। थर्ड जी। जाति है। जैसा कि हम जानते हैं बिहार में कहते हैं कि जाति, बिहार से जाति नहीं जाती, तो थर्ड पैरामीटर जाति है। फोर्थ पैरामीटर इंटरेस्टिंगली जो लोकल कैंडिडेट्स होने वाले हैं, जो एमपी कैंडिडेट्स होने वाले हैं, वो है। और मुद्दे अनफॉर्चुनेटली 5वें होने वाले हैं। तो पांचवा। जी। 5वां, तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे थे, मैं आपसे सहमत होऊंगा बिहार के संदर्भ में कि मुद्दों की राजनीति जो है वो पायदान में सबसे नीचे खड़ी है। और मोदी जी, धर्म, जाति, जो लोकल कैंडिडेट है उनका क्या लोकल छाप है, वो किस जाति से आते हैं, इस तरीके की जो उनके पैरामीटर्स है वो चौथे पे है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी विडंबना है कि जो जातिगत, जो मुद्दे की राजनीति है, मुद्देगत राजनीति है, उसको धर्म, जाति और इस तरीके के जो चीजें हैं उन्होंने कहीं ना कहीं दबा दिया। नहीं, तो नीलेश जी, आपने ये कहा
कि बिहार के बारे में आप जो बिहार में सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं या बिहार में जो ओपिनियन पोल कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, आपने हमें बताया है कि 2-3 हफ्ते के बाद आप बिल्कुल हर सीट के बारे में बताएँगे। तो आप ये कह रहे हैं बिहार में भी मूड दिख रहा है, पीएम फेस कौन है? तो देखिए, एनडीए के पीएम फेस तो नरेंद्र मोदी हैं, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस में पीएम फेस कोई है ही नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे लाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं। नीतीश कुमार को तो किनारे ही लगा दिया गया। तो ऐसे में तो आप बिहार में भी नरेंद्र मोदी जब पीएम फेस की बात होती है, तो आगे बढ़ते दिखाई पड़ते हैं। क्या यह अनुभव आप महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आपने पीएम फेस के बाद दूसरा मुद्दा बता दिया धर्म, जिसके आधार पर वोटिंग हो सकती है। तो व्यापक हिंदू समाज, तो बिहार में भी यह लड़ाई पीएम फेस पर, तो हम यह समझना चाहते हैं कि ठीक है आपने कर दिया। यदि हम फेस की बात करें, तो बिहार में कौन-कौन से चेहरे हैं, जो देखिए, चुनाव को अगर प्रभावित कर सकते हैं? बिल्कुल, बिहार में चेहरे तो 3 ही हैं, जो व्यापक तौर पर 40 के 40 सीट पर गाहे-बगाहे असर डालते हैं। पहला तो अच्छा। ऑब्वियसली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनका चेहरा है। हुँ, हुँ, मतलब इसमें कोई दो मत नहीं है कि ऑल अक्रॉस द कंट्री द सेम थिंग, ऑल अक्रॉस द बिहार सबसे बड़ा चेहरा है। बहुत जगह धर्म और जाति के लाइन्स को क्रॉस करके भी लोग उनको वोट करते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जी। दूसरा और तीसरा जो चेहरा है बिहार में वो है नीतीश जी का और तेजस्वी जी का। मैं लालू जी नहीं लालू कहूंगा, यादव, मैं तेजस्वी तेजस्वी यादव। जी। जी, जी, जी। हाँ। तो क्योंकि पोस्टर बॉय तेजस्वी ही है, अब तो तेजस्वी जी का ही नाम लेना उचित होगा। हुँ, तो हुँ, मोदी जी, नीतीश जी और तेजस्वी जी, यही हुँ, 3 चेहरे हैं। जी। बाकी जो भी चेहरे हैं वो किसी जाति या किसी क्षेत्र विशेष के लिए हो सकते हैं। पर अगर आप कहिएगा कि ऑल अक्रॉस बिहार, पैन बिहार 40 सीट पे इम्पैक्ट डालने वाले 3 चेहरे कौन हैं, तो वो यही 3 चेहरे हैं। इनकी वरीयता ऊपर-नीचे हो सकती है, पर अगर हमें एक सूची बनानी हो कि 3 बड़े चेहरे कौन हैं बिहार के, तो वो यही 3 बड़े चेहरे हैं। इन 3 चेहरों के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है, जिसका पैन बिहार इम्पैक्ट। नहीं, तो नीलेश जी आपके कहने का आशय ये कि आपने बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं को रिजेक्ट कर दिया। खैर चलिए, अभी हम पीएम फेस की बात करते हैं, फिर हम बिहार के दूसरे नेताओं पर आते हैं। तो 3 चेहरे आपने बताए, जिनके चेहरे पर वोटिंग होगी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना है, उन्हें प्रधानमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो उस दौर से बाहर है। ऐसी सूरत में देखिए प्रधानमंत्री पद के लिए मुकाबला तो रह ही नहीं गया बिहार में भी। और दूसरी बात आपसे हम यह समझना चाहते हैं कि जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के सर्वेसर्वा, वे देखिए मतलब स्वाभाविक मंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार होते हैं। तो हमें यह समझना है, देखिए राहुल गांधी भी भारत न्याय यात्रा पर बिहार में आने वाले हैं, 7 जिलों की यात्रा करने वाले हैं। कांग्रेस बिहार में इंडिया अलायंस में 8 से 10 सीटें मांग रही है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से अधिक राहुल गांधी के नाम पर बिहार में वोटिंग होगी, या राहुल गांधी बिहार में फ्यूज बल्ब है? देखिए अभी न्याय यात्रा आई नहीं है। न्याय यात्रा के आने के बाद हम तो सैंपल्स पे बात करते हैं, हम तो एक जी। सेंटिमेंट की बात करते हैं। न्याय यात्रा अभी आई नहीं है, तो न्याय यात्रा आने के बाद क्या होगा इस पे मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करूंगा। बट अगर मैं आज की तारीख में बात करूं, तो आपने जो कहा निश्चित ही कंक्लूजन वही है कि राहुल गांधी के नाम पे बिहार में एक्सेप्टेंस या उनके फेस पे वोट इसकी बहुत एंड इट्स नॉट कि बस राहुल गांधी के फेस पे। अगर आप भी इस बात से अग्री कीजिएगा कि कांग्रेस के भी का भी जो वोट परसेंटेज है इंडिविजुअली एज अ पार्टी, वो बहुत ही डिक्लाइनिंग है। एंड वो ऑब्वियसली नीतीश कुमार और तेजस्वी और मोदी जी के कंपैरिजन में स्टैंड नहीं कर रहा है। नहीं, तो नीलेश जी आप ये बताइए, आपने कहा राहुल गांधी के नाम पर भी कोई उम्मीद की किरणें नहीं दिखाई पड़ती है। आपने कह दिया बिहार में सिर्फ 3 चेहरे, नरेंद्र मोदी। देखिए नरेंद्र मोदी बिहार के हैं नहीं, तो क्या बिहार बिल्कुल। के बीजेपी के जितने दूसरे बड़े नेता हैं, उनका एक्सेप्टेंस पैन बिहार नहीं है? चिराग पासवान की बात होती है, उपेंद्र कुशवाहा की बात होती है, मुकेश सहनी की बात होती है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ-साथ जीतन राम मांझी की बात होती है। तो ये जो चेहरे हैं,
जो दिखाई पड़ते हैं, बिहार बीजेपी में भी सम्राट चौधरी और जो नित्यानंद राय, इनका प्रेजेंस आप पैन बिहार नहीं देखते हैं या इतने प्रभावशाली नहीं है कि वे चुनाव को प्रभावित कर दें या किसी दिशा में मोड़ दें? देखिए, अगर हम कहते हैं कि वोटिंग पैरामीटर में 5 पैरामीटर हैं और उसमें प्रधानमंत्री के चेहरे पे सबसे ज्यादा वोट पड़ रहे हैं, तो उसका एक कारण है। मोदी के चेहरे पे जो वोट पड़ रहे हैं, वो कास्ट लाइन, रिलीजन के लाइन, आपके जो लोकल कैंडिडेट है, उन सबको उठ के पड़ रहे हैं। बहुत जगह एंटी इनकम्बेंसी आपको बहुत हाई देखने को मिलेगी, बट आपको ये दिखेगा कि जब लोग पोस्टर में देख रहे हैं कि अच्छा ये वोट मेरा मोदी जी को जा रहा है या फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं मेरे वोट से, तो लोग उस बात के एडमिशन में चले जाते हैं कि चलिए वोट करते हैं। बहुत जगह आप देखिएगा कि जैसे हम मानते हैं कि जनरली बीजेपी के वोटर एमवाई समीकरण मुस्लिम और यादव नहीं होते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे भी बूथ मिलेंगे जहां पे कि मुस्लिम यादव 80% पॉपुलेशन में है, तब भी बीजेपी को 35% 40% वोट्स मिल रही हैं। वो वोट आ कहां से रहे हैं? वो वोट अल्टीमेटली, इसका मतलब है कि मुस्लिम और यादव का वो एक फ्रैक्शन ही हो सकता है, सेगमेंट ही हो सकता है, पर उन्होंने वोट किया है मोदी जी को। तो इससे हमें ये समझ में आती है कि कहीं ना कहीं मोदी जी का चेहरा जो है वो कास्ट लाइन, रिलीजन के लाइन को, लोकल कैंडिडेट्स के लाइन को ऊपर उठ के उससे वोट आता है। तो एक जो डायरेक्ट, जब हम बात करते हैं एक बड़े एक मैक्रो लेवल के चेहरे की, तो हम ये बात करते हैं कि क्या उस चेहरे का सीधा सीधा जुड़ाव वोटर के साथ है या नहीं। एक वोटर जब ईवीएम पे बटन दबाने जाता है, तो एक जब हम पलक झपकाते हैं तो हमें एक वो फ्लैश आता है या नहीं, वो एक सेंटिमेंट, वो उनसे एक जुड़ाव महसूस करता है या नहीं वोटर। तो इस तरीके का जुड़ाव वोटर बस इन 3 चेहरों के साथ करता है। इसीलिए हम बार-बार इन 3 चेहरों का नाम ले रहे हैं। और जहां तक आपने 2 बातें की, एक बातें आपने कुछ स्पेसिफिक लीडर्स की और एक बातें आपने की बीजेपी के बीजेपी राज्य इकाई के जो लीडर है, जो बिहार के लीडर्स। जी। बिहार के जो लीडर्स हैं, वो अपने-अपने क्षेत्र में बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, उनका जाति विशेष पे अच्छा कमांड हो सकता है, बट बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया के किसी भी प्रदेश इकाई में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि मोदी जी के पैरेलल या सुपरसीडिंग है, और पिछले 3 इलेक्शंस में हमने इसका प्रूफ भी देखा। सो मोदी जी का चेहरा, मतलब मोदी जी का जो चेहरा है, उसके उसके बियॉन्ड या फिर उसको एड ऑन कोई नहीं करता है। मोदी जी से जो लोकल बीजेपी लीडर्स हैं, उनको हेल्प मिलती है, उनके प्रेजेंस से मोदी जी को आज के डेट में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है। तो हम जैसे लेकिन मैं इस बात से सहमत होता हूं कि मोदी के सामने बिहार बीजेपी में कोई नेता नहीं है, चलिए। लेकिन देखिए, मैं आपकी इस बात से शायद अब भी सहमत नहीं हूं। आपने कहा कास्ट और रिलीजियन, कास्ट तो हम मान लेते हैं, लेकिन जब आप रिलीजियन की बात करते हैं कि मुसलमान भी नरेंद्र मोदी को वोट कर देते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, पहली बात। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, आपने कहा 3 चेहरे। देखिए, हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं, बिहार में आज की तारीख में क्या कहता है बिहार, किसको कितनी सीटें मिलेगी। खैर वो आगे बताएंगे, आप पूरा इंटरव्यू देखते रहिए। तो हम ये जानना चाहते थे कि आपने 3 चेहरों की बात करी, नरेंद्र मोदी की बात करी, नीतीश कुमार की बात करी, तेजस्वी यादव और लालू यादव की बात करी। तो चलिए नरेंद्र मोदी को अलग रखते हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव, ये जो 3 हैं या 2 ही कहें, 2 ही यूनिट मानते हैं, इनके बराबर कोई चेहरा आपको बिहार बीजेपी में दिखाई पड़ा जब सैंपल साइज इकट्ठा कर रहे थे? जिस तरीके से इनका एक्सेप्टेंस पैन बिहार है, दूसरे किसी बीजेपी नेता का एक्सेप्टेंस आप देखें, नरेंद्र मोदी का नाम हम नहीं लेते हैं। ज्ञानेश्वर जी, मैं इससे पहले एक बात बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहूंगा। आपने कहा कि मुस्लिम्स भी मोदी जी को वोट करते हैं, तो हिरण्यकश्यपु के घर ही प्रहलाद होता है, हर नियम का एक अपवाद होता है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि मासेस में या एज अ वोट ब्लॉक मुस्लिम्स मोदी जी को वोट करते हैं। मैंने ये कहा कि एक्सेप्शंस हैं, पैचेस हैं, जैसे कि कुछ महिला, और दिस इज अ वेल प्रूवन फैक्ट, उज्ज्वला के कारण मान लीजिए कि कुछ माइनर परसेंटेज ऑफ महिला वुमेन, जो महिला मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्होंने वोट किया मोदी जी को। तो इस प्रकार के कुछ पैचेस हैं जो कि जहां पे कि वोट मोदी जी को करते हैं। जनरली हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिम्स बीजेपी को या मोदी जी के नाम पे वोट कर रहे हैं। दे आर नॉट वोटिंग फॉर बीजेपी, आई एम मेकिंग दिस वेरी ठीक है, ये बहुत चलिए। मेरा दूसरा सवाल जो ये था कि बिहार बीजेपी में, पैन बिहार में, क्या नीतीश, तेजस्वी, लालू की तरह कोई चेहरा दिखता है जिनके कहने पर, मोदी तो सर्वोच्च है ही, सुप्रीमो है ही, उनके नाम का कार्ड चलेगा ही, लेकिन इनका क्या पैन बिहार कोई प्रेजेंस है जो ये वोट को प्रभावित कर सकते हो? देखिए,
कोई एक लीडर अगर आप मुझसे पूछिएगा जो कि पैन बिहार वोट्स को प्रभावित कर सकते हैं मोदी जी के स्तर पे, तो मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में बिहार भाजपा के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा है जो कि नहीं, मैं पैन मोदी की बिहार। बात ही नहीं कर रहा, मैं नीतीश और तेजस्वी के मुकाबले कर रहा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज के डेट में हमें हमारे सैंपल साइज के हिसाब से तो एक तो पहली बात कि हमारा सैंपल साइज बहुत ही ज्यादा लोकसभा ड्रिवन था, बट जी, स्टिल हमें जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उससे हमें कोई ऐसे नेता का बीजेपी के प्रदेश इकाई के किसी नेता का या फिर किसी भी ऐसे नेता का जो कि बिहार से ताल्लुक रखते हैं, भाजपा के हैं, उनका नाम नहीं निकल के आया है जो कि स्ट्रेट अवे हम कह सकते हैं कि मोदी और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बाद हम उनका या के साथ उनका हम नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी चलिए, टक्कर हो रही है, हाँ, जो जब टक्कर भी हो यहाँ रही है टक्कर हो रही है, जी जी, हाँ, आप कह रहे थे। जी, मैं कह रहा था कि यहाँ पे जब भी टक्कर होती है या कंपटीशन होता है या फिर हम एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं, तो वहां पे मोदी जी वर्सेस नीतीश जी वर्सेस तेजस्वी स्लैश लालू जी की ही बात होती है। उस स्टेचर पे बिहार भाजपा के किसी और नेता को रिप्लेस करने की आज के डेट में मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई प्रोबेबिलिटी। अच्छा, आपके जो सैंपल साइज हैं या फिर जो ओपिनियन पोल आप कर रहे हैं, 2015 याद कीजिए, महागठबंधन की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस आरजेडी के साथ। 2017 में वे बीजेपी के साथ चले गए। 2020 में वे एनडीए के मुख्यमंत्री बने। 2022 में फिर से महागठबंधन की सरकार बन गई। इसका असर देखिए, इस गठबंधन को जो आज महागठबंधन की सरकार है, इसका एक्सेप्टेंस आप कहां बिहार में देख पा रहे हैं? कहां समर्थन है, कहां गुस्सा है? देखिए एक वोटों मैं अपने शब्दों में अगर कहूं तो एक वोटों के गुरुत्वाकर्षण की अपनी थ्योरी होती है। जैसे पजल में एक सर्टेन पीस जो है वो एक सर्टेन जगह पे जाके ही फिट बैठता है और तभी पजल पूरा होता है, उसी हम्म, तरीके से जो वोट के ब्लॉक्स होते हैं वो सर्टेन ब्लॉक्स को अट्रैक्ट करते हैं। हम्म, तो नीतीश जी का जो वोट बैंक है वो एक उसका नेचुरल अट्रैक्शन जो है मेजोरिटी वोट बैंक का, मैं 100% की बात नहीं करूंगा, उसका एक मेजोरिटी वोट बैंक का अट्रैक्शन है टुवर्ड्स एनडीए वोट बैंक, टुवर्ड्स बीजेपी वोट बैंक। तो जब जी, वो भाजपा के साथ लड़ते हैं तो उनके जो वोट बैंक का ब्लॉक है वो बहुत ही कंसिडरेबली ट्रांसफर करके आता है और रिजल्ट्स जो है वो एक्सपोनेंशियली बेटर हो। हम्म, जब वो महागठबंधन के साथ लड़ते हैं वो वोट बैंक अपना ट्रांसफर तो करते हैं, बट वो ट्रांसफर जो है वो उतने ह्यूज अमाउंट में नहीं करते हैं। जैसे अगर 70% 80% से ईबीसी का ब्लॉक शिफ्ट कर रहा है भाजपा की तरफ या एनडीए की तरफ जब वो एनडीए से लड़ रहे हैं, बट अगर वो महागठबंधन से लड़ेंगे तो उसमें सेंधमारी कर जाएगी। बट हम्म, जब वो एनडीए से लड़ते हैं तो महागठबंधन की सेंधमारी की प्रोबेबिलिटी बहुत कम। तो ये जो हमें गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है जातिगत समीकरणों का और वोट्स को, इसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे कोई सर्टेन जातियां हैं, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ से मुस्लिम यादव इक्वेशन, तो वो नहीं चाहते कि वो महागठबंधन में जाके वोट करे जब वो महागठबंधन के साथ नीतीश जी लड़ते हैं या कोई सर्टेन लड़ते हैं। कुछ समय पहले आपने मांझी जी, चिराग जी, मुकेश जी, इन सारे लोगों का नाम लिया था, उपेंद्र जी, जी, इन सारे लोगों का नाम लिया था। ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक सर्टेन जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि वो उन कॉरस्पॉन्डिंग जाति के लीडर हैं और हम्म, हमारे सैंपल साइज से भी ये वेल प्रूवन है कि उनकी जाति उनको मानती है कि ये हमारे लीडर, बट हम्म, वो उनका वो किस खेमे में जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो कितना वोट ट्रांसफर कर रहा है। जी, जैसे ये जब एनडीए की तरफ होते हैं, जैसे फॉर हम्म, एग्जांपल चिराग पासवान या फिर मुकेश सहनी या फिर उपेंद्र कुशवाहा, जब ये एनडीए की तरफ होते हैं तो जितना ये वोट ट्रांसफर करते हैं महागठबंधन की तरफ भी वो वोट ट्रांसफर करते हैं, बट उसका अनुपात बहुत कम होता है, कंसिडरेबली कम। तो वोट जी, ट्रांसफर करवाना अपने आप में आपके राजनीतिक प्रतिनिधित्व का द्योतक होता है। तो ये चीज करना जब ये बहुत क्रिटिकल होता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आपका वोट बैंक उधर शिफ्ट करता है और आपको वहां इंपॉर्टेंस भी उतनी ही मिलती है। तो इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम नीतीश जी जब स्विच करते हैं उससे जो रिजल्ट्स आती हैं उसका क्या हम्म, एक्शन और रिएक्शन होता है, और इतनी स्विच उनको कर मतलब उनकी एक्सेप्टेंस ही शायद इसीलिए है क्योंकि उनके साथ उनका वोट जो है वो एनडीए में बल्क में जाता है, एक्सपोनेंशियली जाता है और एनडीए को बहुत काफी फायदा पहुंचता है।
सो ये चलिए, एक बहुत ही एनडीए को फायदा पहुंचा है। लेकिन आपने नीलेष जी जी एक बात कही कि जो आपका सैंपल साइज कहते हैं और आप जो बिहार के मुद्दों की बात कर रहे थे, जो वोटिंग ट्रेंड की बात कर रहे थे कि धर्म और जाति, धर्म पहले जाति बाद में। तो उपेंद्र कुशवाहा जिधर जाएं, मुकेश सहनी जिधर जाएं, चिराग पासवान जिधर जाएं, यदि ये एनडीए से अलग भी रहें, यदि धर्म बड़ा मुद्दा है तो फिर तो फायदे में बीजेपी दिखती है। देखिए डेफिनेटली मैं बिल्कुल ये साफ करना चाहूंगा, जो हमारे सैंपल हम्म, से भी रिफ्लेक्शन आता है कि इस चुनाव में 2024 के चुनाव में जैसा कि विदित है कि राम मंदिर हम्म, का मुद्दा और जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व का जो माहौल बन रहा है, जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, जो हम मीडिया में देख रहे हैं, जो एक जी भव्य रूप से प्रस्तुत किया गया है, इट्स अ वेरी सॉफ्ट हिंदुत्व एंड मतलब ये एक अभी तक ना हिंदुत्व के लड़ाई वाला बीजेपी का एजेंडा होता है। ये इस बार हिंदुत्व के सेलिब्रेशन का एजेंडा है कि हम जीत गए, हमने कर लिया। ये एक सेंस है फील्ड, तो वो जो है वो अट्रैक्ट कहीं ना कहीं जहां पे कि क्योंकि धर्म की राजनीति को जाति ही तोड़ता है और जाति की राजनीति को धर्म ही बांधता है। इन दोनों का एंटीडोट यही है कॉरस्पॉन्डिंग। तो कहीं ना कहीं जो कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं वहां से वोट बीजेपी की तरफ नेचुरली झुकेगा, ये निश्चित है, ये तय है। मतलब अगर मैं इसको बट एट द सेम टाइम जब ये इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं तो ये कहीं ना कुछ वोट तो काटे, दही के जोरन चलिए होंगे, कहीं ठीक ना है, कहीं दही के वोट जोड़ काटेंगे, होंगे तो वो वो हाँ, इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट। लेकिन लेकिन ये तो आपको दिखाई पड़ रहा है ना कि लड़ाई तो आमने सामने की ही होगी, जो तीसरा होगा उसका कोई बहुत वजूद नहीं होगा। सैंपल साइज क्या बहुत कहता है? महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण नहीं बिल्कुल, होगा। देखिए, हमारे बहुत दर्शक महत्वपूर्ण। जानने को परेशान होंगे, हम रामलला पर भी आएंगे कि रामलला का संदेशा कहां तक पहुंच चुका है, अक्षत भी बट रहा है। लेकिन सीटें कितनी, हम एनडीए की बात बाद में करेंगे। लेकिन हमें ये बताइए कि मौजूदा इंडिया ब्लॉक बना रह गया, जिसमें नीतीश कुमार भी हो, लालू यादव भी हो, माले भी हो और सीपीआई सीपीएम भी हो। सही तरीके से सीटों का बंटवारा हो जाए, 1 to 1 फाइट की स्थिति बन जाए, तो फिर इंडिया ब्लॉक को, नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में है यह मानते हुए, उन्हें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा यह हमें नहीं पता। तो आपके सैंपल साइज क्या कहते हैं कि ऐसी सूरत में नीतीश कुमार एनडीए में गए तो क्या मिलेगा, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, कुछ और मुद्दों को तलाश लेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार रह गए, तेजस्वी लालू सीपीआई सीपीएम माले के साथ, तो कितनी सीटें जीतते हुए आप देख रहे हैं इंडिया ब्लॉक को बिहार में? 14 से 16 ये आंकड़ा 14 से अभी 16, 14 से 14 से 16। 16 लेकिन सी वोटर जी तो कह रहा था कि 22 से 23 सीटें, लेकिन आपके अनुमान, आपके जो सैंपल्स हैं और आप जो कह रहे हैं कि मात्र 14 से 16, मतलब इसका साफ तौर पर यह मानना हुआ कि आप कह रहे हैं कि 26 सीटें एनडीए या 24 जी सीटें 24 से एनडीए। 26 सीटें एनडीए की हाँ, तरफ हाँ, 24 से जाने की 26 उम्मीद है। सीटें एनडीए। बिहार में भी बढ़त एनडीए को मिलेगी, बीजेपी को मिलेगी। ये आप बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखिए, लाइव स्ट्रीम पर यह बड़ी भविष्यवाणी हो रही है। देश के राइजिंग पोल स्ट्रेटजिस्ट ये नीलेष श्रीधर कह रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में रह भी गए तो बिहार में इंडिया अलायंस को मात्र 14 से 16 सीटें मिलेगी और एनडीए को 24 से 26 सीटें प्राप्त हो सकती है। तो इसका मतलब तो ये है कि नीलेष जी, कि जो वोट है वह राम नाम पर होने जा रहा है। बिल्कुल होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। और जी आप ऐसे देखिए ना कि अगर आज हम अगर अगर आप पटना से 50 किलोमीटर किसी भी दिशा में निकल जाइए बिहार, आपको हम्म, वहां पे बीजेपी की दो चीजें दिख जाएंगी प्रोमिनेंटली आज के। एक जो हम्म, अक्षत वाला कैंपेन चल रहा है, राम मंदिर का कैंपेन चल रहा है, वो आपको दिख जाएगा। दूसरा हम्म, आपको विकसित भारत संकल्प यात्रा की छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं या फिर व्यवस्थाएं दिख जाएंगी। जी और हम्म, आप सोशल मीडिया पे भी आपको इसका रिफ्लेक्शन लोकल लीडर्स चाहे वो मंडल अध्यक्ष स्तर से लेके और सांसद स्तर तक पे दिख जाए। हम्म, आपको इंडिया ब्लॉक के कौन सी गतिविधि दिख रही है या फिर लोगों तक कौन सा संदेश पहुंच रहा है। मैं अगर हम्म, अपने शब्दों में कहूं, जो मुझे फील्ड पे अनुभव हुआ, इंडिया ब्लॉक के बारे में बस एक शब्द चल रहा है, का होई।
का होई। तो का होई। तो अच्छा। जो जो एक अनिश्चितता, मतलब जो कोर इंडिया ब्लॉक के वोटर हैं, मैं क्यूमुलेटिव कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, जो कोर हम्म वोटर हैं वो खुद हम्म कंफ्यूजन की स्थिति में है। उनको हम्म ये एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि आपका वोट हम बर्बाद नहीं जाने देंगे, आपका वोट एक जीतने वाले कैंडिडेट को जाएगा, आपका वोट उस जगह जाएगा जहां पे सुनो ये जीतता है। वो हम्म चीज कहीं ना कहीं लैक हो रही है, और इसके कारण फील्ड में एक नया जो डेंट क्रिएट होते जा रहा है वो हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात हम्म कि जब हमने ये वीडियो शुरू किया था ज्ञानेश्वर जी, मैंने आपको बताया था कि 5 पैरामीटर्स पे इंडिया वोट करता है, हम्म और पहले जो बिहार की हायरार्की मैंने बताई थी, उसके पहले नंबर पे मैंने मोदी साहब का नाम लिया था, और दूसरे नंबर पे मैंने धर्म का नाम लिया था। अब हम्म मोदी साहब के नाम और धर्म के नाम के क्यूमुलेशन से आप ये समझ सकते हैं कि वोट शिफ्टिंग जो है वो एनडीए की तरफ कॉरस्पॉन्डिंगली ज्यादा हाई, क्योंकि इन दोनों मुद्दों पे तो वो बाजी मार रहे हैं, पीएम के पेस पे और धर्म के नाम पे। तो हम्म इसीलिए इंडिया ब्लॉक अगर आज की स्थिति में भी लड़ती है, तो 14 से 16 का आंकड़ा जो है वो आंकड़ा हम दे रहे हैं, जो कि इंडिया ब्लॉक के लिए दे रहे हैं, अगर नीतीश बाबू साथ में है तो। मतलब अभी की जो चलिए स्थिति है, चलिए ठीक है, यथास्थिति चलिए है। हम एनडीए में गए तो क्या होगा ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन देखिए आपने 14 से 16 का आंकड़ा दिया। देखिए बिहार की दो जातियां, एक धर्म और एक जाति, इसके बारे में स्वाभाविक तौर पर कहा जाता है कि वह बहुत मजबूती के साथ आरजेडी के साथ है, मुसलमान और यादव। तो देखिए मुसलमान, मुझे तो लगता है कि मास वोटर्स तो बिल्कुल इंडिया ब्लॉक को प्राप्त होगा ही, और वैसे कहाँ खेल डेफिनेटली। खराब करेंगे ये दूसरी बात है। लेकिन क्या आप यह देख रहे हैं, आपके सैंपल साइज क्या कहते हैं कि देश के नाम पर, मोदी के नाम पर, राम के नाम पर यादव मत भी बीजेपी को प्राप्त हो सकता है? यदि यादव मत नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो इतनी बड़ी जीत आप 24 से 26 का अनुमान कर रहे हैं बीजेपी को, तो क्या यादव मत भी ऐसा हो सकता है कि विधानसभा में वे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के नाम पर दे दें? लोकसभा में क्या जो सैंपल साइज है वे क्या कर रहे हैं कि यादव मत भी बीजेपी को प्राप्त हो सकता है? नहीं, मैं इस बात को टोटली सॉरी, इस बात को मैं टोटली अग्री करूंगा कि जो मेजोरिटी वोटर ब्लॉक है यादवों का, वो डेफिनेटली आरजेडी की तरफ और तेजस्वी यादव की तरफ ही जा रहा है। बट जी। जब हम लोकसभा की बात करते हैं, जब हम नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो एक तबका है यादवों का जो कि आगे जब हम डिटेल ओपिनियन पोल करेंगे, और जब हम जहाँ पे यादवों को अर्बन यादव और एजुकेशन के बेसिस पे, डेमोग्राफिक बेसिस पे तोड़ेंगे, तो हमें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। बट एक तबका है यादवों का जो कि नेशनल पॉलिटिक्स में बिल्कुल उन्हें क्लैरिटी है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, हमें अपना वोट बर्बाद नहीं करना है, देश के लिए मोदी बेटर है, मोदी को वोट करेंगे। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, अगेन ये उनका ओपिनियन है। जी। एक तबका जी। है, छोटा तबका है, पर है। पहली बात। हम्म दूसरी बात, हम्म जैसा मैंने कहा कि धर्म की राजनीति को जाति बांटती है, और जाति की राजनीति को धर्म ही जी। बांटती है। तो यहाँ जी। पे बिल्कुल दो चाणक्य नीति हुई है बिहार में। बिहार हम्म में नीतीश जी की जातीय जनगणना होकर जाति की राजनीति हुई, और हम्म बिहार में अभी सिंस राम जी का ससुराल है बिहार, तो यहाँ से जो राम मंदिर का इम्पैक्ट है, स्पेशली नॉर्थ बिहार और तिरुद्वारी क्षेत्र में, वहां से फिर ड्राइव होनी चीजें जो है, वो राम मंदिर डोमिनेटिंग चीजें और सॉफ्ट हिंदुत्व डोमिनेटिंग चीजें, वो वहां से ड्राइव होने शुरू हुई हैं। तो धर्म को जाति के नाम पे बांटा गया, और जाति को फिर से धर्म के नाम पे बांधा जा रहा है। तो ये जो टसल है, ये क्लासिक टसल है, ये बिहार में हमें देखने को मिल रहा है, और इसके इसके रिजल्ट्स के कारण जो यादव वोटर्स भी हैं, उस रीजन से भी एक छोटा तबका वहां से शिफ्ट करेगा। तो ये दो तबके जो हैं, छोटे छोटे तबके, ये शिफ्ट करके बीजेपी को वोट करें। चलिए बीजेपी को वोट करेंगे, लेकिन हमें यह भी समझना है कि देखिए नीतीश कुमार जो ईबीसी वोटर्स के मालिक माने जाते हैं 36% मत के, तो नीतीश कुमार के बदलते स्वभाव, बदलते गठबंधन, क्या आपके सैंपल साइज इस बात का इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ ईबीसी वोटर जैसे पहले थे वैसे ही है, या उनमें ह्रास हुआ है? मतलब नीचे आए हैं, नीतीश कुमार का जनाधार कम हुआ है, क्योंकि कुशवाहा जाति के बारे में जब आप सैंपल इकट्ठा कर रहे होंगे तो कुशवाहा जाति का भी सैंपल इकट्ठा हुआ होगा। वहां क्या कोई दरार दिख रहा है, वहां कोई डिप्रिसिएशन दिख रहा है या एप्रिसिएशन दिख रहा है? देखिए, 3 चीजें हैं ईबीसी वोट बैंक की। जब जी। हम बात करते हैं, नीतीश कुमार के जनाधार की बात करते हैं, क्योंकि जब हम नीतीश कुमार के जनाधार की बात करते हैं, तो मेजरली ईबीसी वोट बैंक की बात करते हैं। जी। पहली चीज हम्म कि ईबीसी वोट बैंक, नीतीश जी का जो जनाधार है, वो डेफिनेटली जैसा हम पहले देख रहे थे, उससे थोड़ा डिप्रिशिएट तो हुआ है।
पर जी वोट बैंक अभी भी है, सर्वमान्य हम्म, नेता अभी भी है, हम्म, सम्मानित नेता अभी भी है, और हम्म, वो वोट बैंक नीतीश जी के साथ शिफ्ट करेगा, ये बिल्कुल है, वो उनके पीछे चलेगा। तीसरी जी बात, ये वोट बैंक की शिफ्टिंग का जो अनुपात है वो एनडीए के साथ ज्यादा एक्सपोनेंशियल है, महागठबंधन के साथ लेस एक्सपोनेंशियल है। तो हम्म, वो जेनरिकली अपने आप को एनडीए का वोटर मानते हैं, जहां वो अपना नेता मानते हैं नीतीश कुमार को। अगर मैं इस बात को ऐसे रखना चाहूँ तो ये तीन जी चीजें हमें बिल्कुल क्लियर करती हैं कि नीतीश जी का वोट परसेंटेज रिटेन्ड है, नीतीश जी अभी भी ईबीसी ब्लॉक के नेता हैं, बट वो एक्सपोनेंशियल, वो गुरुत्वाकर्षण जो है वो एनडीए के साथ उन्हें ज्यादा टर्नआउट वोट देता है rather than महागठबंधन के साथ। क्योंकि अगर वो महागठबंधन के साथ जाते हैं तो उस वोट बैंक में से थोड़ा बहुत सेंधमारी जो है, डेंटिंग जो है, वो बीजेपी कर नहीं सकती। चलिए, बीजेपी ने ईबीसी वोट बैंक में सेंधमारी की। अब दूसरी बात हम समझते हैं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि नीलेश श्रीधर, देश के राइजिंग पोल स्ट्रेटजिस्ट, वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार यदि इंडिया ब्लॉक में रह गए तब भी बिहार में इंडिया को मात्र 14 से 16 सीटें मिलेगी और 24 से 26 सीटें बीजेपी जीत सकती है। हमें ये बताइए नीलेश जी, हमने ईबीसी की बात कर ली, अब हम वोट ट्रांसफर की बात करते हैं। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार सत्ता में आए लालू यादव की सत्ता को उखाड़ कर, और अब फिर से साथ में है। 2019 के चुनाव में भी नीतीश कुमार ने जो 17-16 सीटें जीती, वह लालू विरोधी मतों के आधार पर जीती थी। तो हमें यह समझना है कि नीतीश कुमार क्या अपने वोट बैंक को आसानी से लालू यादव के उम्मीदवारों को ट्रांसफर करा देंगे, और लालू यादव उतनी ही आसानी से अपने वोट बैंक को जेडीयू को ट्रांसफर करा देंगे। क्या यह संभव हो पाएगा लोकसभा चुनाव 2024 में? ये कुछ नेताओं में ये या फिर कुछ पार्टियों में का एक जेनस होता है कि वो अपने वोट बैंक को बहुत हद तक शिफ्ट करवा पाते हैं। उनका अपने कैडर वोट पे, उनका अपनी जाति पे एक पकड़, जैसा हम्म, कि मतलब मेरे जन्म से पहले से चला आ रहा है लालू जी की हम्म, राजनीति, और जैसा कि एक संरचनात्मक तरीके से और एक जिस तरीके से सृजन हुआ है आरजेडी का, जिस तरीके से आरजेडी कैडर वोट है, वो वोट बैंक ट्रांसफर करवाने में बहुत हद तक सक्षम है। और जब मैं बोलता आरजेडी हूं कि वो वोट आरजेडी बैंक, आरजेडी आरजेडी जी आरजेडी अपना वोट बैंक नीतीश जी को या किसी भी करस्पॉन्डिंग को, पार्टी को ट्रांसफर करवाने में बहुत ही सक्षम है। वो जी अपना वोट बैंक मैक्सिमम ट्रांसफर करवा सकते हैं, उनका होल्ड होगा, उनका कमांड। और जी इसका बहुत बड़ा रीजन है संगठन, बहुत बड़ा रीजन है वो कैडर, वो बाइंडिंग फोर्स। जब मैं ये कहता हूं, हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति बहुत ही कौशलता और कुटिलता की जगह है। तो जब जी आप वोट को ट्रांसफर करा सकते हैं तो आप कहीं पे किसी को हरवा भी सकते हैं, बगल में बैठ अच्छा के छुरा भी घोंप सकते हैं और उसके हाथ में तलवार भी दे सकते हैं। वो जी छुरा बिल्कुल आपका है, आप उसको तलवार बना के बगल वाले को दे दीजिए या उसके पीठ में घोंप दीजिए, आपकी इच्छा है, क्योंकि आपका जी वोट पे कमांड। एट द सेम टाइम अगर हम नीतीश जी की बात करें, नीतीश जी का जो वोट ट्रांसफर है लालू जी को, अर्थात आरजेडी को, तेजस्वी जी को, वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो करवाना नहीं चाहते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि जो एक हिस्ट्री होता है, एक जो सृजनात्मकता होती है पार्टी की, जिस तरीके जो शैली है, उस तरीके में नीतीश जी कितना ट्रांसफर करवा पाते हैं जेनरिकली, वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल होता है। क्योंकि जो मैंने कहा कि नेचुरल गुरुत्वाकर्षण की कमी बहुत सारे जगहों पे हो जाती है। हमें एक और चीज जी समझना पड़ेगा ज्ञानेश्वर जी, कि जब हम हम्म, ईबीसी की बात करते हैं तो ईबीसी इज एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। जब जी हम यादव की बात करते हैं तो इट इज अ कास्ट। तो जी कास्ट का वोट बैंक ट्रांसफर करवाना ज्यादा इजी होता है, क्लास का वोट बैंक ट्रांसफर करवाना ज्यादा मुश्किल होता है। तो वहां नीतीश जी वोट ट्रांसफर करवाने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूज होता है, बट एट द सेम टाइम जब वो एनडीए जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जो है वो डिफरेंट, जो पचफोड़ना जाती है या जो छोटी छोटी जातियां हैं, वहां से जो है अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा नेचुरल हम्म, बिल्टअप होता है और वो ट्रांसफर ज्यादा एक्सपोनेंशियल होता जी अच्छा, चलिए नीलेश जी, आपने कहा कि इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार रह गए तो 14 से 16 सीटें, अमित शाह कह रहे हैं बिहार में 40 की 40 सीटें जितनी है। तो ये 14 सीटें जो हैं बिहार की 40 सीटों में से, ये 14 सीटें किधर से आ रही हैं इंडिया ब्लॉक को? कुछ अनुमान, मतलब ओपिनियन पोल तो आप लेकर है। आएंगे, किधर बहुतायत है जिधर से ये सीटों के आने का अनुमान आपको लग रहा है?
सैंपल से? देखिए, एक तो बिल्कुल सी जो नेचुरल सी चीज़ है, वो तो मैं बिल्कुल मेंशन कर ही दूँगा कि सीमांचल जी। का जो क्षेत्र है, वो ऑब्वियसली एक क्षेत्र होगा। बाकी हम हुँ, बहुत ही जल्दी ओपिनियन पोल पॉलिस्पॉट लाइव सिटीज़ का एक ओपिनियन पोल जो लेके आ रहे हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी, और उस ओपिनियन पोल में हम बिल्कुल तिरहुत हो या मिथिलांचल हो या फिर म गया हो, जो भी बिहार के जी। 5 क्षेत्र है, हम हुँ, क्षेत्र वाइज़, जाति वाइज़ एक डिटेल ओपिनियन पोल लेके बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। वहां पे इस प्रश्न का मैं थोड़ा सा ज्यादा बेटर तरीके से जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि हम संख्याओं में बात ठीक है, करते हैं, तब इसलिए थोड़ा सा समय जी, लगेगा। चलिए तब स्पष्टता होगी, लेकिन एक बात और हम समझना चाहते हैं। देखिए, नीतीश कुमार कहते हैं या माना जाता है कि नीतीश कुमार के साथ महिलाएँ हैं। महिलाओं के कहने पर ही उन्होंने बिहार में शराबबंदी की, और जब यदि महिलाएँ हैं, तो आधी आबादी, जब कभी नौकरियों की बात होती है, आरक्षण की बात होती है, नीतीश कुमार का सबसे ज़्यादा फोकस महिलाओं पर होता है। तो जिधर नीतीश कुमार होते हैं, उधर महिलाएँ हो जाती हैं। तो यदि नीतीश कुमार के साथ महिलाएँ रह जाएँगी, तो फिर इंडिया ब्लॉक को तो बहुमत मिलना चाहिए बिहार में। तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं में भी जब लोकसभा चुनाव 2024 होगा, तो देश को देखते हुए नीतीश की चिंता कम होगी, मोदी से प्रेम अधिक होगा? देखिए ज्ञानेश्वर जी, इस पे मैं एक बहुत ही मैं आपको बीजेपी और जदयू दोनों की एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरा हुँ, सौभाग्य रहा है कि मैं आरजेडी, जदयू, बीजेपी, कांग्रेस ऑल अक्रॉस द पार्टी लाइंस मैंने काफी सीनियर लोगों के साथ काम किया है विगत 8 सालों में। जी, हुँ, बिहार में उपचुनाव था, कुछ समय पहले जो तारापुर कुशेश्वर स्थान वाला उपचुनाव था, तो मैं हुँ, कुछ स्ट्रैटेजिक चीजें कर रहा था जदयू के एक बहुत ही सीनियर लीडर के साथ, मैं नाम नहीं लूंगा। तो हुँ, उन्होंने मुझे चुनाव रिजल्ट के बाद कहा, कुछ एक आकलन था जो कि हमारे आकलन से बहुत बेहतर हुआ। हुँ, तो उन्होंने मुझे कंधे पे हाथ रख के कहा था, "नीलेश, बिहार से जाति नहीं जाती, लेकिन देखो नीतीश बाबू ने एक नई जाति खड़ी, हुँ, महिलाओं की जाति।" हुँ, हुँ, और मैंने कहा कि नहीं, मैंने मैंने बिल्कुल, मेरे पास उस वक़्त पूरी फॉर्म 16 थी, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं एडमिट करता हूँ सर, नीतीश जी हैज़ अचीव्ड दिस। हुँ, एट द सेम टाइम अभी मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था। मध्य प्रदेश के चुनाव में हमने देखा कि कैसे महिलाएं वोट करती हैं, या फिर हम 19 के चुनाव में भी हम बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, उज्ज्वला और ये तमाम तरीके की योजनाओं में। छत्तीसगढ़ में मधारी योजना का रिजल्ट हम देख रहे हैं। तो महिलाओं का जो एक नेचुरल वोट है मोदी जी के लिए, ये भी एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये दोनों जी, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। और जो मैं हुँ, शुरू से बता रहा हूँ कि ये जो वोटों का गुरुत्वाकर्षण का खेल है, वो खेल जब ये दोनों मोदी और नीतीश साथ आते हैं, तो महिलाओं का वोट कहीं डेंट नहीं होता है। इवन मुस्लिम महिलाओं का भी वोट जो है कुछ प्रतिशत तक वो एनडीए को चला जाता है, और वो एक बड़ा वोट बैंक क्रिएट होता है। पर जब वो अलग होते हैं, तो महिलाओं को फिर जज करना होता है कि हमें केंद्र वाले अपने हितैषी मोदी जी के साथ जाना है, या राज्य वाले अपने हितैषी नीतीश बाबू के साथ जाना है। तो वहां पे जी। फिर वोटों का थोड़ा सा जटिल संरचना वोटों के डिस्ट्रीब्यूशन की होनी शुरू हो जाती चलिए नीलेश जी, देखिए हमारे दर्शक बिल्कुल व्याकुल हो रहे होंगे कि आपने इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार के रहते हुए तो बता दिया। चलिए, जो बिहार में जो सियासी तूफान है, सियासी हलचल है, यदि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक से निकल गए, फिर से एनडीए के साथ चले गए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ, तब 2024 का नतीजा बिहार में क्या होगा? क्या नीतीश कुमार प्रभावित करेंगे, या फिर जो 14, 16, 24, 26 का आंकड़ा है, वही मेंटेन रहेगा? नीतीश कुमार के आने से कोई बड़ा फर्क नहीं आए दिखाई पड़ेगा? देखिए, मैं संख्या देने से पहले फिर से बता दूं कि जो सटीक भविष्यवाणी कह लीजिए या सटीक अनुमान कह लीजिए, वो हम कुछ समय बाद बताएंगे। जो संख्या है, जो मैं जी, अभी दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा, अगर नीतीश जी आते हैं एनडीए में, और प्रेजेंट इंडिया के बदले पुराने वाली एनडीए जी। के तरफ की संरचना होती है, 35 से गिनती चालू हो 35 से गिनती चालू होगी। चालू मतलब होगी। आप और मेरे ज्ञानेश्वर ये जी, मेरी बात याद जी, रखिएगा, यहाँ से गिनती चालू हो रही है। गिनती चालू हो रही है, मतलब ये कह रहे हैं कि 35 तो कम से कम होगा यदि नीतीश कुमार एनडीए में चले जाएंगे। तो यदि कम से कम हुआ तो इंडिया ब्लॉक 5 सीटों पर सिमट जाएगा, और नीतीश कुमार के एनडीए में जाने का फायदा बीजेपी को कम से कम 9 से 11 सीटों का फायदा बिल्कुल, प्राप्त होगा। नहीं, बिल्कुल। ज्यादा ही हो गया ना, 14 से 16 कह रहे थे, यहाँ 35 की बात हो गई, तो जी। ज्यादा ही हो गया। तो नहीं, इतना नहीं, फायदा 14 से प्राप्त 16 होने तो हम इंडिया के लिए कह नहीं, नहीं, 14 से 16 तो हम इंडिया के लिए कह रहे थे। 24 से हाँ, 26 सीट होगी।
24 से तो 26, 24 से हाँ, तो 26 9 सीट से जो है 11 वो सीट, 35 सीट हाँ, 9 से 11 सीटों का फायदा होगा। लेकिन आप ये करें जी, 35 कम से कम, ये सीटें बिल्कुल। 2019 की तरह 39 भी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संख्या कह रही है, बिहार की जनता कह रही है, जो सैंपल्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं। अच्छा, तब तो फिर नीतीश कुमार को लेना बीजेपी के लिए फायदेमंद है, आप यही कह रहे हैं? इसके देखिए, नीतीश कुमार ऐसे ही यदि एनडीए में चले जाएं तो पूरा इंडिया ब्लॉक बिखर जाएगा और बिहार में फिर प्रचंड जीत हासिल होगी एनडीए को। यह भविष्यवाणी देखिए नीलेश श्रीधर कर रहे हैं, जो पोल एक्सपर्ट कंसल्टिंग के फाउंडर हैं। तो बिहार में नीतीश कुमार यदि बीजेपी के साथ गए तो एनडीए की गिनती 40 सीटों में से 35 से शुरू होगी और 35 के बाद 36वां नंबर आएगा, 37वां नंबर आएगा, 38वां नंबर आएगा, नहीं पता। लेकिन इंडिया ब्लॉक का देखिए 2019 में सिर्फ एक सीट मिली थी, तो 35 ही मान लें तो 5, मतलब बस आपको सांत्वना ही प्राप्त होने वाला है कि हाँ हमने बिल्कुल। लड़ा था। हाँ, तो देखिए ये बड़ी भविष्यवाणी नीलेश श्रीधर की, जो सैंपल साइज है अभी विस्तृत जो है वो तो आगे लेकर आएंगे कि यदि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में रह गए तो इंडिया अलायंस को 14 से 16 सीटें, फिर भी बहुमत बीजेपी एनडीए को। और यदि नीतीश कुमार एनडीए में चले गए तो एनडीए की गिनती 35 से शुरू होगी। आगे क्या, देखिए ओपिनियन पोल जारी है, सैंपल साइज को इकट्ठा कर रहे हैं नीलेश श्रीधर। हम बहुत जल्द ही कुछ ही हफ्तों में विस्तृत रिपोर्ट लेकर आने वाले हैं, यह भी बताएंगे कौन सी सीट पर कौन सा उम्मीदवार बाजी मार सकता है, कौन सा उम्मीदवार पिछड़ सकता है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।